हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 का 2018 में हुए 28 फरवरी के शिफ्ट 1 के हुए पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा सोशल साइंस का है। इसमें 60 क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज़ है और भारत में केवल एक समुदाय है। तो इसका सही आंसर है 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है? तो इसका सही आंसर है विकल्प 3, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है 4, WH किलपैट्रिक। हमारा सही आंसर है WH किलपैट्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर 4, जजिया कर को। जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मेलों पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन गलत है, यही हमें बताना है। तो एक तरफ है अष्टप्रधान, कहा गया है कि ये मराठा साम्राज्य में था, तो ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा है कि अष्टदिग्गज, ये अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य में रहते थे, ये भी सही है। अगला लिखा है नवरत्न हर्ष के दरबार में रहते थे, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। नवरत्न हर्ष के दरबार में नहीं रहते थे, बल्कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो कि गुप्त वंश का शासक था। और अगला है स्थानीय स्व सरकार चोल काल में थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही है, जो कि 1, 2 और 4 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करें। एक तरफ है वंश और एक तरफ है उनकी राजधानी। तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, तो पाटलिपुत्र विकल्प सी में है। और पल्लव की राजधानी कांची में थी। चालुक्य की राजधानी बादामी में थी और कुषाण वंश की राजधानी मथुरा में थी। तो इसका विकल्प हमें सी में दिख रहा है, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है, जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं। तो रूब्रिक होगा, इसका विकल्प 2 रूब्रिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही विकल्प है 3, 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने का मतलब ये है कि 1858 में जो कंपनी का शासन था वो क्राउन के हाथ में चला गया था, अर्थात महारानी के अंडर में अब सब काम होने लगे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर 1858 ईस्वी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतम स्तर ज्ञान होता है। हमारा पहला विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है 4, MN राय।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। दो कथन दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ था। तो पूछा है सही कथन का चयन करें, तो इसमें दोनों कथन ही सही है, अर्थात विकल्प एक सही है। एक और दो दोनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना 1946 में हुई थी, जो कि विकल्प एक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में थी, अर्थात विकल्प बी सही है, 1935 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1837 में किन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देवानाम्पीय पियदस्सी का अर्थ निकाला था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ही वह विद्वान थे जो 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़े थे, जो कि दिल्ली टोपरा अभिलेख था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई, अर्थात विकल्प दो, पंडिता रमाबाई ने पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर विकल्प एक, राष्ट्रपति होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? तो पल्लव वंश की स्थापना के पहले वो सातवाहन वंश के सामंत थे, अर्थात विकल्प एक सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया है? तो राज्य का सप्तांक सिद्धांत अर्थशास्त्र में वर्णित है, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र, इसी में राज्य के सप्तांक सिद्धांत का वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है MRTP, अर्थात विकल्प दो सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस वंश के तहत समृद्ध या विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर है कुषाण वंश, अर्थात विकल्प ए, कुषाण वंश के तहत मथुरा कला समृद्ध हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि वे डैश हैं? तो पूछा गया है कि वे क्या हैं, तो इसका सही विकल्प होगा दो, न्यायोचित, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि वो न्यायोचित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर किसका गठन किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प तीन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हम सभी को मालूम है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, अर्थात विकल्प तीन, राजस्थान सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला राज्य था।
निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? तो इसका विकल्प 4 होगा। सही उत्तर 4 होगा। समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना ही परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है, अर्थात विकल्प 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? गायत्री मंत्र किस वेद में समाहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? तो इंडो यूनानी या हिंद यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमें सिक्के के रूप में प्राप्त हैं। विकल्प 3 सही है, जो कि सिक्के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 1। संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर निभाते हैं, जो कि विकल्प 1 में है, निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें। तो हमारा आंसर है विकल्प 1। देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये एक उत्तेजक बुद्धि प्रकार का प्रश्न है, तो विकल्प 1 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है? तो स्व अध्ययन को बढ़ावा देना परिचर्चा समूह का उद्देश्य नहीं है। परिचर्चा में वैसे भी एक से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी बात पे चर्चा पर चर्चा करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, लेकिन पूछा है कि परिचर्चा समूह का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा विकल्प 1, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चित्रों या भित्ति चित्रों की चर्चा करता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी चित्रों की चर्चा की गई है। शिल्प शास्त्रों में भी चित्रों का वर्णन है। कश्यप शिल्प शास्त्र में भी चित्रों का वर्णन है। तो इसमें सही आंसर होगा विकल्प 2, उपयुक्त सभी में चित्रों या भित्ति चित्रों की चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? तो इसका विकल्प 1 होगा कि सामाजिक विज्ञान याद रखने वाला एक दस्तावेज है। ऐसा नहीं, ये विकल्प नहीं है। तो इसका सही आंसर 1 होगा कि क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है, तो यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। विकल्प 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्र करने की तकनीकी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति अध्ययन। प्रश्न है कि एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्र करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो वो केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति डैश से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 3, मिल्क से या दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध के लिए किया गया था, दुग्ध उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों या किसानों को भूमिहीन लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया? तो इसका सही आंसर है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के
प्रणेता या शुरुआत करने वाले विनोबा भावे थे। इसमें कहा गया कि किसानों को या भूमिहीन लोगों को ज़मीन का एक एक टुकड़ा दान कीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को चुनिए। तो विकल्प है प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है प्राकृतिक गैस। विकल्प एक सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है। तो इसका सही विकल्प होगा एक, राष्ट्रपति। विधेयक को कानून में अधिनियमित करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक दुनिया की विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक विज्ञान आधुनिक दुनिया की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो यह डेलोरस आयोग ने कहा था, अर्थात विकल्प 3 सही है, डेलोरस आयोग। अगला क्वेश्चन है डैश समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर एक, पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अर्थात संविधान में मौलिक अधिकारों को डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। तो विकल्प बी सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है। तो इसका सही विकल्प होगा सेंटीग्रेड थर्मामीटर। अर्थात विकल्प 4 सही है कि वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण सेंटीग्रेड थर्मामीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो इसका सही विकल्प एक, कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अपने गुरु की याद में करवाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है देश, राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक मानचित्र। किसी भी देश, राज्य या जिला की सीमा को पढ़ाने के लिए शिक्षक को राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता है। अर्थात अधिगम की विशेषता क्या नहीं है। तो अधिगम शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित है, ये आंसर गलत है। अर्थात विकल्प एक सही नहीं है। जबकि अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, ये सही है। अधिगम व्यवहार के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, ये भी सही है। अधिगम शारीरिक विकास और मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है, सारे विकल्प सही हैं, बस पहला वाला विकल्प सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ग्रामीण ऋण। अर्थात विकल्प 2, ग्रामीण ऋण को कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को ग्रामीण ऋण के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारणा करने का गुणधर्म होता है। किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण के गुणधर्म होता है। तो यह काली मिट्टी में होती है। अर्थात विकल्प 3, ब्लैक मिट्टी में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुणधर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
छात्रों के ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? तो इसका सही आंसर है विकल्प 4, निबंध प्रकार। अर्थात विकल्प 4 में निबंध प्रकार दिया गया है, तो निबंध प्रकार के द्वारा छात्रों के ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता को परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है। तो परियोजना विधि का चरण संसाधनों का चयन करना नहीं होता है, जबकि परियोजना को निष्पादित करना होता है, स्थिति प्रदान करना होता है, परियोजना का मूल्यांकन करना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिल्टडाउन मैन के रूप में जाने जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मकीय होक्स, पैलेंटोलॉजिकल होक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? तो विकल्प 3 सही है, इंग्लैंड में। यह इंग्लैंड में पाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 4, सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम रणनीति शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, अर्थात विकल्प में दिया है 9, 10 या 8, तो इसमें से कोई नहीं होगा, अर्थात रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा कोई नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी आंसर दिया है निःशुल्क व्यापार। ये क्वेश्चन हटा दिया गया था प्रश्न पत्र से। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, वह कहलाती है। तो वह आकलन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की वह प्रक्रिया आकलन कहलाती है, जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा आकलन, जो कि विकल्प 2 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1854 का वुड का घोषणापत्र या वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 1854 का वुड डिस्पैच भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित था, अर्थात विकल्प 4 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका विकल्प है, इसका सही उत्तर है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थात विकल्प 1 सही है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? तो इसका सही आंसर विकल्प 1, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गल्फ स्ट्रीम का नाम रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट या भ्रंश होते हैं? तो इसका सही आंसर है तनाव बल के कारण भ्रंश होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण सौर ऊर्जा होता है, जो कि विकल्प 4 में है, अर्थात विकल्प 4 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग सभी लौह अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित है? तो इसका सही विकल्प होगा उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड।
ये हमारा विकल्प 2 में है। उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस का अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो उस उपग्रह का नाम इबुकी था, जो कि विकल्प 3 में दिया गया है, अर्थात विकल्प 3 इबुकी सही है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर 1 IPCC है। इसी के साथ आज का हमारा प्रश्न पत्र पूरा होता है। धन्यवाद।